हमारे देशवासियों के मन में एक बड़ा ज्वलंत प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर भारत इतना बड़ा देश है और इतनी बड़ी इसकी अर्थव्यवस्था है, इसके बावजूद भी ये सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य क्यों नहीं बन पाता? क्या कारण है कि भारत जो है वो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य आज तक नहीं बन पाया? एक ज्वलंत प्रश्न है, एक ये मुद्दा है और बहुत से देशवासी इसका मतलब नहीं जानते कि क्यों नहीं बन पाया। वो केवल उनको सुरक्षा परिषद में जो देश इस समय है उनकी दादागिरी को ही ध्यान में रखते हैं और एक नकारात्मक रवैया अपने दिलो दिमाग में पाले हुए हैं। तो देखिए, आइए जानते हैं कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के क्या मानक हैं। अब देखिए, सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता लेने के लिए 1997 में मानक जारी किए गए। 1997 में सुरक्षा परिषद की सदस्यता लेने के लिए मानक जारी किए गए कि किन आधारों पर स्थायी सदस्यता मिल सकती है। तो आइए मानक देख लेते हैं, खुद में खुद पता चल जाएगा कि कहाँ पर बात फंस रही है। पहली शर्त है कि ऐसा देश होना चाहिए जिसकी बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था हो, जीडीपी उसकी अच्छी हो और एक उन्नत अर्थव्यवस्था हो, एक सुसंगठित और एक मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश होना चाहिए। ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त है, न सिर्फ उसकी अर्थव्यवस्था बड़ी हो बल्कि उस देश के पास एक बहुत बड़ी सेना हो और विश्व में एक नामी गिरामी सेना के रूप में जानी जाती हो, एक बड़ी सैन्य शक्ति वो धारण करता हो। ये दूसरी कंडीशन है। और तीसरी कंडीशन है, वो देश बड़ा भी होना चाहिए और उसकी जनसंख्या भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होनी चाहिए। जनसंख्या भी बहुत होनी चाहिए। जनसंख्या का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा महत्व होता है। तो तीसरी कंडीशन है कि ऐसा देश हो जिसमें काफ़ी मात्रा में जनसंख्या हो। अब चौथी कंडीशन क्या है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट है उस बजट में वो ज़्यादा से ज़्यादा अंशदान करता हो। यानी ये संयुक्त राष्ट्र संघ की जो संस्था है, ये जो तमाम एजेंसियां इसकी कार्य कर रही हैं, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया उसके अंग जो हैं वो कार्य कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो एजेंसियां हैं वो कार्य कर रही हैं, पूरी दुनिया को पैसा देती हैं, सहायता देती हैं। ये सब पैसा आता कहाँ से है? तो ये पैसा जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश हैं वो अपनी अपनी जीडीपी के हिसाब से उसका कुछ परसेंट वो पैसा संयुक्त राष्ट्र संघ को दिया जाता है। उससे संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट बनता है और वो बजट फिर विभिन्न दुनिया में विभिन्न कार्यों के लिए वो अलग अलग उसका आवंटित किया जाता है। जैसे किसी देश का बजट होता है, जैसे अपने देश में देख लीजिए, तो जब बजट बनाया जाता है, जब उसका पटल पर उसको रखा जाता है, तो उसमें रक्षा के क्षेत्र में कितना गवर्नमेंट दे रही है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना दे रही है, बजट आवंटित कर रही है, शिक्षा के क्षेत्र में कितना आवंटित कर रही है। उसी प्रकार से ये संयुक्त राष्ट्र संघ भी अपना बजट पास करती है और विभिन्न समस्याओं पर अलग अलग ढंग से धन को आवंटित करती है, फिर वो एजेंसियाँ उसको खर्च करती हैं। तो ये पैसा कहाँ से आता है? ये पैसा जो उसके सदस्य देश हैं, वो सदस्य देश उसमें अंशदान करते हैं, योगदान करते हैं। तो वो कंडीशन लगी है कि यूएनओ के बजट में वो ज़्यादा से ज़्यादा अंशदान करता हो, जो स्थायी सदस्यता चाहता है। अब अगली कंडीशन क्या है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो, वो देश लोकतंत्र में विश्वास करता हो, लोकतांत्रिक वहाँ शासन प्रणाली हो। और छठी कंडीशन क्या है कि वहाँ मानवाधिकारों का सम्मान होता हो, मानवाधिकार पर कानून हो। मानवाधिकार, अब आप जानते होंगे मानवाधिकार की बात के संबंध में कि आप देखिए कि पुराना इतिहास उठा के देखिए कि लोग आदमी खरीदे जाते थे, बेचे जाते थे, महिलाएं खरीदी जाती थी, बेची जाती थी, कोई इज्जत नहीं थी इंसान की। अभी भी आप देखिए पुलिस विभाग में कभी 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है कैदियों के साथ में। आप जीवन दे नहीं सकते, आपको जीवन छीनने का अधिकार किसने दिया? तो ये जो फांसी जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में दी जाती है, ऐसे देशों को भी वो मानवाधिकार के उल्लंघन की श्रेणी में रखा जाता है। तो आप मानवाधिकारों का सम्मान उस देश में होना चाहिए, वो वही देश सभ्य माना जाएगा। और भौगोलिक और सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से
भौगोलिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से वो विविधतापूर्ण समाज की वो विश्व में नुमाइंदगी करता हो। इतनी कंडीशंस 1997 में सुरक्षा परिषद ने उसकी स्थायी सदस्यता पाने के लिए मतलब रखी। अब देखिए इसमें कंडीशन ये भी मान लिया कि बड़ी एक अर्थव्यवस्था है भारत, दूसरी बड़ी सैन्य शक्ति है भारत, ये भी मान लिया, ये भी ठीक है, ये भी कंडीशन फॉलो करता है, जनसंख्या तो फॉलो करते ही करता है। इसके बाद चौथा है, यहाँ बात फंसती है, यूएनओ के बजट में अधिक योगदान। अब यूएनओ के बजट में भारत कितना योगदान करता है, तो ये थोड़ा इसमें मामला फंसता है। अब इसमें मामला ये फंसता, तो मैं आपको आंकड़े दे दूं। ये आंकड़े जो है 2000 जब संसद में उस समय सुषमा स्वराज विदेश मंत्री थी और विपक्ष ने उनसे प्रश्न किया कि भाई आपने यूएनओ को अंशदान किया है और कितना कितना किया है, तो उन्होंने ब्यौरा एक रखा वो संसद के पटल पर। वो ब्यौरा है 2010 और 11 में किया गया योगदान, 2011-12 का, तो 2010 और 11 से लेकर के 2015 और 16 वित्त वर्ष, यानी 6 वर्षों का ब्यौरा उन्होंने दिया। इन 6 वर्षों में कितना कितना योगदान दिया गया है यूएनओ को। 2010 और 11 में 143.77 करोड़ रुपए। इसके बाद 2011-12 के वित्त वर्ष में 153.13 करोड़, 2012-13 में 150 करोड़, 2013-14 में 138 करोड़, ये घटा, और 2014-15 में 157 करोड़ ये बढ़ गया। इसके बाद 2015-16 में 244 करोड़ का अंशदान भारत के द्वारा यूएनओ को उसके बजट में ये अंशदान किया जाता है। ये ब्यौरे हैं, लेकिन 2016-17 से लेकर के आज तक का कोई ब्यौरा अभी भारत सरकार ने डिक्लेयर नहीं किया है। ये ब्यौरा मैंने आपको दिया। और इसके बाद अब हम देखते हैं कि एक सबसे बड़ी बाधा, तो एक तो मैंने अंशदान के विषय में बताया कि अंशदान जो है भाई इतना भारत नहीं दे पा रहा है जितना अंशदान चाहिए। अब सवाल ये है कि जो छोटे देश हैं, जैसे जापान को देख लीजिए, तो जापान जो है बहुत भारी मात्रा में अंशदान करता है, लेकिन उसे आज तक स्थायी सदस्यता नहीं है। अगर भारत दावा करता है कि मुझे सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता चाहिए, तो जापान भी दावा करेगा कि मैं तो इनसे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा अंशदान देता हूँ, तो मुझे मिलना चाहिए सदस्यता। ब्राज़ील करेगा। अब ये देखिए, जो दुनिया में 10 सबसे ज़्यादा अंशदान करने वाले देश हैं, उनकी सूची में बता दूं कि कौन कौन से देश हैं जो यूएनओ को सबसे ज़्यादा अंशदान करते हैं। अब देखिए 2017 के आंकड़े हैं मेरे पास, तो 2017 में ये, अब देखिए वो करोड़ में था भारत की, ये मिलियन में है, मिलियन डॉलर में है। अब ये कैसी है, ये 2017 के आंकड़े हैं। इसमें सबसे नंबर 1 पर अमेरिका है। 2017 में यूएनओ के बजट में इसने $610 मिलियन का अंशदान किया। $610 मिलियन का अंशदान किया 2017 में। इसके बाद दूसरे नंबर पर जापान है। जापान ने $244 मिलियन का अंशदान किया। इसके बाद चीन आता है, इसने $200 मिलियन का अंशदान किया। अगले नंबर पर है, चौथे नंबर पर जर्मनी है, इसने $161 का। फ्रांस ने $123 का अंशदान किया। ब्रिटेन ने $113 मिलियन चल रहा है, मिलियन डॉलर में, और एक मिलियन बराबर होता है 10 लाख। साथियों ये बात याद रखिए, 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। अब अगला नाम है ब्राज़ील का। ब्राज़ील जो है उसने $96 मिलियन वो देता है, 2017 में उसने दिया। इटली में $95 मिलियन, रूस ने दिया $78 मिलियन, और इसके बाद 10वां देश है कनाडा। कनाडा ने दिया $74 मिलियन। अब ये मिलियन डॉलर में है और ये करोड़ में है भारत की, तो उस हिसाब से अगर गुणा भाग लगाया जाए तो भारत की और कम हो जाती है, उसका अंशदान कम हो जाता है। तो ये समस्या है। अब एक और समस्या है कि अगर भारत बड़ा देश भी है, भारत के पास सैन्य शक्ति भी ज़्यादा है, एक आर्थिक शक्ति, क्रय शक्ति के मामले में चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, ये सारे अगर उदाहरण देता भी है भारत, तो दूसरे जो देश हैं जो ज़्यादा अंशदान दे रहे हैं, जैसे ब्राज़ील हो गया, कनाडा हो गया, और ये क्या कहते हैं इसको, ये जापान हो गया,
ये भी दावा ठोकेंगे, ये भी दावा ठोकेंगे कि मुझे भी सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता चाहिए। तो अब सवाल ये है कि जब 5 देश हैं केवल, तो 5 देश में भी अनबन रहती है। 2 उसमें कम्युनिस्टवादी हैं, एक चाइना, दूसरा रूस, और बाकी 2 पूंजीवादी हैं। तो अब किसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर जब सहमति इन 5 देशों में नहीं हो पाती, तो इतनी भीड़ अगर उभर दी जाएगी सुरक्षा परिषद में, तो कोई फैसले नहीं हो पाएगा। क्योंकि उसका तो ये सिद्धांत है कि अगर एक व्यक्ति अगर एक देश अगर अपनी असहमति व्यक्त कर दे किसी निर्णय पर, तो वो निर्णय लागू नहीं होगा। तो ये तमाम सारी सुरक्षा परिषद के सामने समस्याएं हैं, और इन समस्याओं के चलते मैंने आज आपको बताया, जो आपके दिलो दिमाग में विकार होंगे कि आप कहीं किसी को दोषी ठहराते हैं, कहीं अमेरिका को दोषी ठहराते हैं, कहीं यूएनओ को दोषी ठहराते हैं, लेकिन जो उसके मानक हैं, अभी उन मानकों के अनुरूप भारत जो है वो अभी खरा नहीं उतर रहा है। लेकिन हम ऐसी अपेक्षा करते हैं कि आगे आने वाले भविष्य में भारत खरा उतरे। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि चाइना जो बगल का पड़ोसी देश है, वो देखिए उसको स्थायी सदस्यता मिल गई। अब उसकी मजबूत आर्थिक व्यवस्था है, उसका योगदान भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन हम लोकतांत्रिक देश की दुहाई देते हैं, लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद भी हम अपनी अर्थव्यवस्था, अभी चाइना से अर्थव्यवस्था हमारी बहुत पीछे। तो यहाँ पर हमारे देश में भी कुछ कमियाँ हैं। जैसे नेताओं का देश के लिए, वो सत्ता के लिए आते हैं, सत्ता से चिपके रहना चाहते हैं। कोई भी देश के लिए कानून जो देश की आगे चल कर के भलाई के लिए हो, जैसे मैंने अभी पिछले लेक्चर में बताया कि जनसंख्या नियंत्रण पर कोई हिम्मत नहीं जुटा पाता, तो सत्ता में कैसे एन केन प्रकारेण वो बने रहें, ये भारतीय राजनीति की एक बहुत नकारात्मक विशेषता है। तो अगर ये चीज़ें अगर सुधार हो जाए भारतीय नेताओं में, तो भारत एक बहुत तेज़ी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, और हम अपने आंकड़े को प्राप्त कर लेंगे। और मजबूरन उसको सारी शर्तें हम पूरी कर रहे हैं, केवल 1-2 को छोड़ करके। तो आज साथियों मैंने आपको बताया कि भारत सुरक्षा परिषद में क्या कारण रहे, क्यों स्थायी सदस्यता नहीं ले सका। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।